हेलो नमस्कार किसान साथियों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्त, आज का वीडियो कुछ हटके होने वाला है। आज अपन सभी किसानों के लिए बात करेंगे सर से, और जो भी नए किसान है वो ऑर्गेनिक खेती करना चाहते हैं उनके लिए तो एक बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। और अपने साथ अभी है रतनलाल जी डागा साहब मौजूद, और ये पिछले कई वर्षों से ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं और ये बहुत टाइम से खेती के साथ जुड़े हुए हैं। और क्या क्या इनका खेती के साथ एक्सपीरियंस है वो सारी बातें आज इस वीडियो में करेंगे। तो स्वागत है सर आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल। राम राम सर। सर आप है जो खेती में शुरुआत कैसे की वो थोड़ा बताइए। ऐसा है कि किसान को खेती करने के लिए सबसे पहले आज के समय के अनुसार हमको बदलाव करना पड़ेगा। पहले हमने हरित क्रांति के अंदर बदलाव के अंदर रसायन को अपनाया, और रसायन को अपनाने से हमने शिक्षित नहीं होने के कारण अंधाधुंध उसका जो उपयोग करने के कारण हमारी जो फसलें आज वो उसको लागत बढ़ गई और उत्पादन भी अच्छा गुणवत्तापूर्ण नहीं आ रहा है। बिल्कुल सर। तो इसीलिए मेरा अभी जो ऑर्गेनिक में अब जो किसान भाई जो जाना चाहते हैं और खेती करना चाहते हैं, तो इससे बढ़िया कोई व्यवसाय नहीं है खेती के अलावा ऑर्गेनिक के हैं। तो पर ऑर्गेनिक को थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि जिस तरह से हमने गलती रासायनिक में खेती में की बगैर समझे वगैरह कुछ, उसी तरह से यदि हम ऑर्गेनिक खेती करेंगे तो ऑर्गेनिक खेती बिल्कुल ही सफल नहीं होगी, और आप न तो इधर के रहोगे, न घर के रहोगे, न घाट के रहोगे, मतलब दोनों तरफ से आप जाओगे। तो ऑर्गेनिक खेती करने के लिए सबसे पहले हमको ध्यान देने की ज़रूरत है कि हमको किस क्षेत्र में हमारा खेत है, किस क्षेत्र में हम खेती करना चाहते हैं, वहाँ का जलवायु कैसी है, वहाँ की मिट्टी कैसी है, वहाँ के पानी की उपलब्धता कैसी है, पानी का पीएच कैसा है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रख कर हमको फसल का उत्पादन करना, एक तो ये बात ध्यान में सबसे पहले हमको करनी पड़ेगी। दूसरा, हमको खेती करने से पहले हमारे को एक खेती पर निर्भर नहीं रहना है। खेती के साथ में हमको पशुपालन और वानिकी बागवानी इनको भी साथ में अपनाना होगा, तो जैविक ऑर्गेनिक खेती करने में, जैविक खेती करने में सुविधा रहेगी। क्योंकि जो पशुओं का जो सबसे बड़ा जो गाय है, और यदि गोधन यदि अपन फार्म पर रखें, दूसरे पशु भी उपयोगी हैं, ऐसा नहीं है कि दूसरे पशु उपयोगी नहीं है, परंतु गाय की महत्ता बहुत अच्छी है। क्योंकि उसके कारण गाय की, देसी गाय के नस्ल जो है, सूर्य की जो नाड़ी होती है, उसके कारण से स्वर्ण पैदा करती है। गौमूत्र में, घी में, दूध में, दही में, सब में उसमें स्वर्ण होता है, और स्वर्ण खेती के लिए बहुत अच्छा काम करता है। इसलिए हमको जहाँ तक हो सके गौ पालन ज़रूर अपने फार्म पर करना चाहिए। और दूसरा, एक नीम का पेड़ जो है वो बहुत ही उपयोगी है, कि नीम का पेड़ कोई कीट नियंत्रण का काम नहीं करता है, कीट को नाशक नहीं है, वो कीट नियंत्रण करता है। क्यों? जैसे कीट के अंदर मतलब जैसे प्रजनन शक्ति को ख़त्म करता है, और शुरू में यदि लगाएं तो वो जैसे अंडे दिए हुए हैं तो अंडे से विकलांग हो जाएंगे। आप ये भी जानते हैं कि कोई भी किसान जो खेती करता है, फसल में कीट लगते हैं, रसायन का छिड़काव करता है, उससे अंडे ख़त्म नहीं होते हैं। तो वो एक नई फसल आती रहती है, नई फसल उसकी मतलब कीटों की बनती रहती है। बिल्कुल। इसलिए हमको नीम का होना एक बहुत ज़रूरी है, कि नीम का इस छिड़काव करने से उसकी प्रजनन शक्ति को असर करेगा। इसलिए हमको 1 एकड़ में यदि खेती करनी है तो 1 गाय कम से कम, और 1 नीम का पेड़ कम से कम, और 10 अन्य पेड़ जो हमारे जलवायु को अनुकूल हो, और वो पत्तियां देने के लिए खाद के अंदर जो सूक्ष्म तत्व की जो पूर्ति करता है, वो पत्तियों के अंदर काम आएगा। इसलिए हमको 1 एकड़ के अंदर इसलिए लगाने के अंदर, अब हमारे को कहते हैं भी किसान भाई कहते हैं कि भाई हमारे पास तो 10 बीघा ज़मीन है, 8 बीघा ज़मीन है, और उसमें हम इस तरह से पेड़ लगा देंगे तो हम फसल कैसे लेंगे। तो मेरा यह मानना है कि आप गाय तो रखें ही, और नीम और जो 10 पेड़ मैं जो आपको कह रहा हूँ वो आपकी 4 दीवारी पर लगाएं। अच्छा, 4 दीवारी पे लगाना इनको, नीम को है या इनको जैसे दूसरे पेड़ जैसे मान लो खेजड़ी है, या कोमट है, या कह रही है जामुन है, या आंवला है, या ऐसे ये फसलें जिस तरह भी ये सब है, करंज के पौधे हैं, ये कैरुंदा है, ये इस तरह की फसल लगाएं, गोंदा है, तो उसमें पानी की भी बहुत कम ज़रूरत रहती है। हाँ सर। और आपके फार्म के एटमॉस्फेयर को वो बहुत साधारण, मतलब बहुत ज़्यादा तापमान, बहुत ज़्यादा हवाएं सबको और
प्रोटेक्शन करेगी, रुकाव करेगी। इसलिए हमको पेड़ चार दीवारी पे लगाना चाहिए। और पेड़ों दूसरा एक पेड़ों का और फ़ायदा होगा, हम ऑर्गेनिक खेती करते हैं या कोई भी खेती करते हैं, हमारे परागण के लिए मधुमक्खियाँ, भंवरे वगैरह ये जो मित्र कीट है, हाँ, जब हम फसल नहीं लेते हैं तो फिर ये कहाँ जाते हैं? इनके पास जगह नहीं, कोई आसरा नहीं उनका। हमारी चार दीवारी पे यदि करे पेड़ लगे हुए हैं, इनके बीच में छोटे छोटे फूलों के या सदाबहार जो पौधे आते हैं, जैसे मान लो ये सोनामुखी है वगैरह, इस तरह के जो फूल आने वाले, वो यदि हमारे होंगे तो वो मित्र कीट वहाँ पर रहेंगे। और पेड़ों के कारण हम जो खरपतवार होता है चार दीवारी पे, उसका भी हम हमारों को जो आमदनी मिलेगी फूलों से वगैरह, उन फलों से, तो हमारा एक थोड़ा सा लालच भी रहेगा भाई पौधों को सही रखे। तो बीच में से खरपतवार को भी हटाएंगे तो खरपतवार से क्या नुकसान होता है? जो बीज तो होता है वो होता ही है, खाद खींचता है वो खींचता ही है, परंतु जिस समय हमारी फसल आ जाती है और जो हानिकारक कीट जो फसल पे होते हैं, वो हमारे खरपतवार जो चार दीवारी पे लगे हुए हैं वो उस पर जाकर अपना आश्रय करेंगे और जिस समय फसल लगाएंगे वापस वहाँ आ जाएंगे। तो आपका चार दीवारी पे पेड़ लगाने से और छोटे छोटे पेड़ बीच में पौधे लगाने से सदाबहार, उससे आपको ये फ़ायदा होगा कि हानिकारक कीट तो ख़त्म होंगे और सदाबहार जो अपने जो मित्र कीट है वो ज़्यादा पनपेंगे। तो इस तरह से ये पहले प्लानिंग करने के पहले एक काम तो ये करना चाहिए हमको। एक हमको गाय रखनी, नीम का पेड़ लगाना और कुछ पेड़ लगाना, इस तरह से ये काम करना। फिर होता है कि हमको ज़मीन को जो है सब, यदि हम रसायन से ऑर्गेनिक में आ रहे हैं तो हमको 3 साल का समय रखना चाहिए। तो 3 साल का समय का मतलब मेरा कि भाई पहले साल आपने थोड़ा जीवांश खाद ज़्यादा दिया और रसायन खाद को कम किया, दूसरे साल उसको और जीवांश खाद को बढ़ाया और उसको कम किया, तीसरे साल को और रसायन जीवांश खाद को दिया और रसायन को बिल्कुल कम कर दिया, और चौथे साल से अपने खेत से बाहर निकाल दो। ये तो 3 साल का कम से कम कन्वर्जन पीरियड रखना पड़ेगा। अन्यथा क्या होगा कि जैसे हम रसायन काम लेते लेते हमारे ज़मीन के अंदर बहुत ज़्यादा माइक्रोज डेवलप हो गए हैं, मतलब जो थे वो सब ख़त्म हो गए। आप जो देखते हैं कि हमारे पहले परंपरागत खेती करते थे तो कैंचुओं से भरमार ज़मीन रहती थी और रसायन की खेती करने से एक कैंचुआ आपको दिखाई नहीं देता है। आजकल सर वाइट जो कैंचुए होते थे किसानों के खेत में पाए जाते वो है ही नहीं। सबसे बड़ा दोस्त है किसानों का कैंचुआ। हाँ सर, जो आप देखते हैं कि हमारा जो देसी कैंचुआ जो है वो ज़मीन में से ऊपर ज़मीन में 1 फुट नीचे 2 फुट नीचे जाएगा, वहाँ से मिट्टी को खाकर और ऊपर आकर छोड़ेगा। मतलब आपकी ज़मीन को पोली जिसको कहते हैं कि एकदम नरम बनाएगा और वो जो खाद जो उसकी जो आंतों के अंदर से जो निकलकर जो बनते हैं उससे आपका वो खाद भी तैयार होगा। दूसरा जो पत्तियाँ जो होती है उसको भी वो खाद खाता है। मतलब एक देसी कैंचुआ ऐसा कैंचुआ है जो पत्ती को भी खाता है और मिट्टी को भी खाता है और उससे खाद बनाता है। इसलिए हमको हमारी मिट्टी में कम से कम रसायन बिल्कुल ही नहीं डालना है। अब लोगों किसानों का ये कहना है कि हमारे पास जैसे उदई बहुत होती है, दीमक बहुत लगता है, सफ़ेद लट बहुत लगती है, कटवर्म बहुत लगता है और वो रसायन को काम में लेना ही पड़ता है हमको। मेरा ये मानना है कि दीमक और ये सफ़ेद लट ये जो भी हैं ये कीटनाशक के कुछ समय के लिए ख़त्म होती है। हाँ सर, इनका मूल तो नष्ट नहीं होती है। ये हर साल लगती है सर ये दीमक तो हर साल नहीं, दवाई इंसेक्टिसाइड देने के 15, 20, 25 दिन बाद में वापस हो जाएगी। बिल्कुल सर। इसलिए हमको क्या करना चाहिए कि ये इस तरह के जो हमारे प्रकृति के अंदर जैसे हमारे जीवाणु हैं, एक मेट्रिज्म और बवेरिया नाम के जीवाणु आते हैं, हम उनको गोबर ठंडा करके और उसमें 10 दिन पनपा कर जिस समय तापमान कम हो, नॉर्मल हो, उस समय वहाँ पर हमारी मिट्टी के अंदर नमी देकर और ये मेट्रिज्म निबंध है, तो ये मेट्रिज्म जीवाणु क्या करता है कि उस उदई या सफ़ेद लट या उनके अंदर जाकर एक तरह से रोग फैलाता है और रोग फैला के धीरे धीरे ये सारे जो कैंचुआ असर हुआ वो अपनी कॉलोनी में जाते हैं। हाँ सर। और कॉलोनी में जाके एक कॉलोनी के अंदर दीमक की एक कॉलोनी के अंदर एक नर और एक मादा होती है और वो जो 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 सामान लेके जो उनको जाता है खाद्य सामग्री दूसरे जो कैंचुए होते हैं उनके अंदर रोग लगा हुआ है तो वो नर और मादा में उसमें भी लग जाएगा
और पूरी आपकी कॉलोनी ख़त्म हो जाएगी। इस तरह से यदि हम करें तो, और इस तरह से और भी कई भी हमारे पास देसी इलाज हैं, जैसे हम हींग का है, जैसे हम कह रहे दही खट्टा जमा के करके उसके घोल का देना है। इस तरह से हम हमारे पास में प्राकृतिक करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छे साधन हैं, और वो उनको अंडों सहित ख़त्म करेंगे। इसलिए हमको ज़मीन के अंदर किसी भी तरह का रसायन काम में नहीं लेना है। ज़मीन के अंदर हमको अब हम ज़मीन के अंदर खाद देने की आदत होती है हमारे। कहते हैं भाई, जैसा कई किसान कहते हैं ऑर्गेनिक खेती करते हैं, भाई आपने गोबर देने के लिए कहा, तो हम गोबर दे रहे हैं। हम मेंगनी खाद दे रहे हैं, मेंगनी जो बकरी अगर भेड़ की जो होती है वो मेंगनी, पर वो कच्चा देते हैं। बिल्कुल। कच्चा गोबर देने से एक तो दीमक बहुत ज़्यादा लगेगी। कुछ किसान तो जैसे गायों का आज का गोबर वो कल ले जाके हाँ, वो खेत में डाल देते हैं। और वो तुरंत यदि आज का गोबर है, आज का यदि खेत में डाल के यदि मिला दो तब तो फिर भी काम करेगा, क्योंकि उसके अंदर जीवाणु होते हैं। पर उसको वो ढेर में पड़ा रख कर करेंगे, जिससे वो सारे उसके अंदर जो नमी सूख जाएगी, और जो भी जीवाणु, सबसे ज़्यादा गोबर में जीवाणु होते हैं, वो सब खत्म हो जाएंगे। इसलिए वो कोई काम नहीं करेगा, और वो दीमक और उसको सफेद लड़ को बढ़ाएगा। तो इसलिए हमको पका कर खाद को काम में लेना है। पका के कैसे? हमारा जैसे गाय का गोबर होता है, उसको छाया में इकट्ठा करो। और मैंने जैसे बताया कि बाउंड्री वाल पे जिस तरह से मतलब क्या होती है, पत्तियाँ वगैरह, पेड़ वगैरह पत्तियाँ, और हमारी जो फसल लेते हैं उसमें भूसा वगैरह जो भी होता है, जो पीछे का जो बचा हुआ, चाहे रायडा हो, चाहे कह रहे बाजरी हो, चाहे किसी के इसके गंवार का हो, और भी कोई पौधों तिल का हो, जिनका सब ये जितनी भी सामग्री है उसको गोबर के साथ में मिलाकर हमको कंपोस्ट बनाना चाहिए। मेरा मानना है कि 40% गोबर, 30% सूखी पत्तियाँ वगैरह, ये जो भूसा वगैरह होता है, और 30% हरी घास यदि हमारे पास होती है, इन तीनों मिश्रण बनाकर गोबर का कंपोस्ट बनाना चाहिए। उससे उसमें सूक्ष्म तत्व और तत्व बहुत ज़्यादा होंगे, पोषक तत्व, और वो ज़मीन के अंदर बहुत अच्छा काम करेंगे। और इस तरह से इसको कंपोस्ट बनाने के लिए हमको छाया का स्थान तय करें। और आजकल जैसे लोग कहते हैं एक डिकम्पोजर निकला है, जिससे कि पत्तियां और गोबर जल्दी गल जाता है। मेरा मानना है कि इसकी जगह आप छाछ जो होती है अपनी, और गुड़ का घोल बनाकर, और वो उसके छिड़का नमी करके और उसको ढक के रखें, तो 2 महीने में तैयार हो जाएगा। आप केचुआ का खाद भी बना सकते हैं, पर केचुए से भी बहुत अच्छा कंपोस्ट ज़्यादा काम करता है, क्योंकि केचुए जो होते हैं वहाँ अपन कंपोस्ट बनाएंगे, खाद तो अच्छा बनेगा, परंतु उसके साथ जो केचुए यदि हमारी ज़मीन में चले जाएंगे तो वो मिट्टी में वो जीवित नहीं रहेंगे। बिल्कुल, वो ख़त्म हो जाएंगे। देसी केचुए हमारे जीवित रहते हैं। दूसरा, उसमें जो हम तैयार करते हैं, जो जहाँ पे केचुए का खाद होता है, और वो यदि थोड़ा भी सूख गया, उसमें से नमी बिल्कुल निकल गई, तो वो आपके खेत के अंदर मिट्टी के बराबर भी काम नहीं करेगा, वो कोई काम का नहीं है केचुआ खाद। इसलिए हमको चाहिए कि भाई हम जितना ज़्यादा हो सके कंपोस्ट बनाएं, और कंपोस्ट बना कहते हैं। तो एक तो ये ज़मीन में खाद देने के लिए कंपोस्ट बहुत अच्छा काम करता है। दूसरा, हमारे पास में जैसे मैंने बताया ना, गाय होती है, गाय का दूध होता है, दूध आप उसको जमाओ, और आप अपने पीने के लिए काम में लेना तो ले, और उसकी जो छाछ बनती है वो खेती में काम लेनी है। और जो गौमूत्र होता है, 1 ml भी गौमूत्र खराब नहीं होना चाहिए, गौमूत्र इकट्ठा करना हमको। और दूसरा, जो गोबर जो होता है उसका गोबर इकट्ठा करना है। तो ये जो गोबर, गौमूत्र और छाछ देगी, तो गाय आपका दूध और घी और ये आपको एक्स्ट्रा अपना खाने के लिए देंगे। और ये बहुत खेती के अंदर काम आता है। गौमूत्र के अंदर तत्व होते हैं भयंकर, और हार्मोन्स वगैरह खूब अच्छी तरह से होते हैं, परंतु इसमें जो है, ये आपके जो गौमूत्र इसमें गोबर में जो जीवाणु होते हैं सिर्फ, और वो एक कल्चर का काम करते हैं, इसलिए प्योर गोबर का खाद नहीं काम आता है, उसमें पोषक तत्व कम होते हैं। वो पत्तियों को और वगैरह जीवाणु होते हैं, उनको वो पोषक तत्व में पौधों को उपलब्ध करवाते हैं। इसलिए हमको कंपोस्ट बना के काम लेना चाहिए, और कंपोस्ट से खाद बनाना चाहिए। एक खाद तो ये ज़मीन के देने के लिए खाद हो गया। दूसरा खाद हम कह रहे, दही जैसा माल हमारे को मिला,
दही को हमने एक तांबे के बर्तन के अंदर जमा कर उसको 10 दिन के लिए रखते हैं, तांबे के बर्तन। यदि हमारे पास तांबा के बर्तन नहीं है तो तांबे की एक रॉड जो आती है, प्लास्टिक तार होता है जो उसमें तांबे का तार होता है, तो उसको लेकर हम उसमें डालकर 10 दिन रखे हैं तो कहते हैं तांबे का तार हो, उसको अपन जो वायरिंग से निकालते हैं, जो मोटर बांधने के लिए वगैरह होती है और वायर से हम निकालते हैं, उसमें ये ध्यान रखने की बात है कि वो हमको छील कर निकालना चाहिए प्लास्टिक, उसको जला कर नहीं निकालना चाहिए। जलाने से उसके कॉपर के जो भी कंटेंट्स है वो ख़त्म होते हैं। ये ऑर्गेनिक खेती के अंदर ये छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में देना है, ये सब चीज़ें ज़रूरी है हर एक जगह सब जगह। जैसे मान लो मैंने बताया कंपोस्ट में नमी नहीं सूखनी चाहिए, उससे पहले खेत में नम खेत में देना चाहिए। इसी तरह से ये कॉपर को निकालते हैं तो कॉपर में वायर से निकालते हैं तो उसका प्लास्टिक छील के निकालना चाहिए, उसको जला के नहीं निकालना चाहिए। सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। ये आप जैसा कह रहे हैं ना, वो सही बात है। ऑर्गेनिक खेती में हमको सब चीज़ें ध्यान में देने की ज़रूरत है। हमारे पास सारे खुद के संसाधन करने तैयार, बाजार पर भरोसा नहीं। जैसे हम आज भी यूरिया DAP वगैरह लाने के लिए बाजार पर निर्भर रहता है ना, ऑर्गेनिक खेती का हमारा बाजार पर निर्भर नहीं के बराबर रहना चाहिए। खुद का बीज तैयार करो, खुद का खाद तैयार करो, खुद के पेड़ पौधे लगा सब ज़मीन तैयार करो और बाजार में सिर्फ माल अपना बेचो और उससे पैसे लाओ। सर, सरकार भी आजकल हमारी कह रही है कि जो किसानों की आय है वो दुगनी की जाए, तो उसमें सर ये ऑर्गेनिक खेती कितनी सहायक है वो थोड़ा बताइए। ऐसा है, मेरा ऐसा मानना है कि सरकार कर रही है, हमको प्रोत्साहन देने के लिए कर रही है। बिल्कुल सर, परंतु बहुत ज़्यादा सरकार के ऊपर निर्भर नहीं रहकर हमको, जैसे मैंने बताया, खुद के संसाधन इकट्ठे करो फार्म पे। और सरकार जो देती है प्रोत्साहन के लिए शुरू में, जैसे मान लो कंपोस्ट बनाने के लिए, इकाई बनाने के लिए वो पैसे देती है, जरूर लेने चाहिए। आप जो सरकार सुविधा देती है तो किसान को लेनी चाहिए हमको सुविधा, उसमें क्या दिक्कत है हमको सुविधा ले। तो हमको कंपोस्ट बनाने की इकाई का काम लेना चाहिए, हमको पशु खरीदने के लिए देते हैं तो वो लेना चाहिए। हमारे जैसे मैंने 4 दीवारी का गार्डन बताया, इसी तरह से विविधीकरण करने के लिए हमारे यहाँ छोटे मोटे बागवानी भी करनी चाहिए। जैसे आपने यहाँ मेरे खेत पे भी देखा होगा, जैसे अंजीर लगी हुई है, पपीता लगा हुआ है, आंवला लगा हुआ है, अंजीर लगी हुई है, शहतूत लगी हुई है, ये सीताफल लगे हुए हैं। ये इस तरह से सब तरह के अलग अलग बागवानी है। बागवानी के बीच में अंतर फसल भी हो जाती है और बागवानी का हमको फल मिलते हैं। दोनों का एक दूसरे का इस तरह से रखते हैं कि उनकी गुणवत्ता, हमारे जो बीच में जो अंतर फसल लेते हैं उसकी गुणवत्ता भी अच्छी आती है और बागवानी में उसकी फसल भी अच्छी आती है। और हमको ये एक तरह से बहुत विविधीकरण यदि हम लाएंगे खेती में तो ऑर्गेनिक खेती भी बहुत अच्छी होगी और हमारी आमदनी, आप तो सरकार कह रही दूनी, मैं कह रहा हूँ आपका खर्चा तो नगण्य होगा और सिर्फ आपको आमदनी होगी। तो इससे जो क्योंकि सर आजकल क्या है कि किसान शहर से इतना रसायन ला के डालते हैं और बाद में जो फसल होती है तब वो पैसा तो उन रसायन वालों को देना पड़ता है। भांति भांति आजकल रोग आ रहे हैं और जो ज़मीन की मेन बात, तो ज़मीन की जो उत्पादन क्षमता है वो रासायनिक से घट रही है, क्योंकि किसान है वो आजकल अपने देख रहे हैं कि अंधाधुंध प्रयोग ही कर रहे हैं, आज भी अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं, जिससे अपने रासायनिक से जो ज़मीन की उपजाऊ क्षमता वो कम हो रही है। तो उसमें सर ये अपना एक ऑर्गेनिक अच्छा स्तर वो साबित हो सकते हैं। और सर अपन जैसे कोई नया किसान है वो बोलते हैं कि भाई अपने को नॉलेज नहीं है जैविक खेती करने की, तो उनको है जो कौन कौन सी फसलें इधर अपने पश्चिमी राजस्थान के अंदर ये जैसे आपने एक बात बताई कि भाई किसान कहते हैं कि हमको नॉलेज नहीं है। मैं ये कहता हूँ एक बात समझ ले, किसान जो फसल है वो सजीव है, जीवित है। उसके अंदर वही काम प्रक्रिया अपनाओ जो हमारे शरीर पे अपनाते हैं। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि जैसे माँ का पेट है और जब गर्भ होता है तो हम पेट का कितना ध्यान रखते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं हम, वो उसको ध्यान रखना चाहिए हमको। उसी तरह से हमारी ये ज़मीन हमारी फसल की माँ है। तो हमको मिट्टी का पूरा ध्यान रखना चाहिए, उसकी कोई जो उसको कम से कम खड़ाई करें और कम से जहर नाम की कोई चीज़, ये जो रसायन नाम की चीज़ नहीं डालनी और उसमें जीवांश खाद जितने ज़्यादा से ज़्यादा डालना, ये एक बहुत ज़रूरी है कि जिस तरह से हम अपने शरीर पे करते हैं उसी तरह से। एक उदाहरण जैसे मैंने माँ का पेट का दिया, एक उदाहरण जैसे सिंचाई के लिए देता हूँ मैं।
हम सिंचाई करते हैं, हमारी किसान की आदत है, हम लोग सब लोगों की, हाँ खूब पानी दो, खूब खाद दो और खूब दवाई छाटो, उत्पादन अच्छा आएगा। ये आपकी बिल्कुल सही बात है सर। तो ये भाषा सिर्फ हर किसान और हर वैज्ञानिक हर सब यही भाषा सिखाता है। हाँ मैं कहता हूँ कम से कम पानी दो। हाँ अब पानी के उदाहरण बताता हूँ मैं। हम लोग कितना पानी पीते हैं, 4 या 5 लीटर 3 लीटर ऐसा पानी पीते हैं। हाँ क्या मैं आपको एक समय सुबह पानी पिला दूँ हाँ 4 लीटर और दिन भर आपको पानी के लिए इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं, उधर काम का टाइम ख़राब करने की ज़रूरत नहीं, तो क्या आपको मैं 4 लीटर पिला दूँ तो आपका शरीर सही रहेगा? नहीं रहेगा सर, शरीर उसको ग्रहण ही नहीं कर पाएगा। तो यही हाल हमारी पौधों का है। वो सजीव है, हम लोग क्या करते हैं, वो जो सिंचाई करते हैं हाँ और उसमें भर कर क्यारियाँ पिलाते हैं, खूब पानी पिलाता है, हाँ तो 3-4 दिन तक तो उसमें हवा पानी में जो नहीं जा सकती, ऑक्सीजन नहीं मिलती है, पौधों को जड़ों को नहीं मिलती है। और आप देखते हैं पानी भरा हुआ भी है फिर भी पौधे मुरझाने लगते हैं। बिल्कुल देखो और सर। 3-4 दिन बाद में वो नमी बराबर रहती है, हम्म, तब जाके पौधे अपना काम करना शुरू करते हैं और वो जड़ें सब काम करना शुरू। फिर 3-4 दिन वो पौधों पानी के इंतजार में रहते हैं। हाँ इसलिए आपको कम से कम पानी और जल्दी जल्दी देना चाहिए। जो इंटरवल जो है, वो जो मध्यांतर जो हम अंतरकाल जो करते हैं ना, वो कम करना चाहिए। पर पानी बहुत लाइन, खाली ज़मीन पे नमी होनी चाहिए। अच्छा और नमी वो वाष्प, तो वाष्प बाकी पानी और खाद ज़्यादा दोगे उससे रोग बढ़ेंगे करेंगे। इससे हाँ। अच्छा ये पानी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। और एक ध्यान रखना ऑर्गेनिक खेती में बीज का। अच्छा हमको बाज़ार पर, मैंने जैसे बताया ना, कम से कम वो आधारित रहना है, बाज़ार आधारित नहीं बनाना है खेती को। अच्छा बीज भी हमको हमारे जैसे तैयार करना है। अब बीज तैयार करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, हमारी फसल जब खड़ी होती है हाँ तो उस समय फसल के अंदर जिस समय फूल फल फलने लगना जाता है, तो बहुत अच्छे पौधे जिनकी अच्छी टिल्डिंग हो, जिनके अच्छे फल हो, अच्छे फूल हो, सब्जी को हो, ऐसे कोई उसमें बीमारी नहीं हो, कोई उसमें कीड़ा नहीं हो, ऐसे पौधों को फीतों के कोई बांध के निशान लगा देना चाहिए। अच्छा और 15-20 दिन बाद वापस एक बार देख लो भाई, जिसमें हमने निशान लगाया है, जो हमने चिन्हित किए हैं, हाँ। उस पर कोई दिक्कत तो नहीं हो गई है, कोई और बीमारी तो नहीं लगी, कीड़ नहीं लगी, तब फिर वैसे पौधे आपको अलग से इकट्ठे करके उनका अलग से बीज निकाल कर वो तैयार करो। वो आपकी जलवायु के हिसाब से और आपकी प्रकृति ज़मीन के हिसाब से तैयार होगा, उसकी पैदावार भी बहुत अच्छी आएगी। और हम जो बाहर से बाज़ार से हाइब्रिड लाते हैं, हमारे जैसे देसी गाय में और जो दूसरी जो नस्लें जो गाय अच्छा, तैयार करते हैं अच्छा ना, वगैरह हो गई। तो कितना फ़र्क है। हमारी बहुत देसी फर्क गाय है। गर्मी के अंदर भी बहुत थोड़ी सी चारा दोगे तो भी दूध देगी, देगी और वो आपको कहते हैं कि दूध ज़्यादा देती, पर उसको खिलाते कितना हो आप, बहुत उसका खिलाते हैं। ध्यान कितना रखते हो, इतना ध्यान आप यदि जो खर्चा करते हो, मतलब लागत आप बढ़ा रहे हो, हाँ। और फिर कहते हो कि हमारा दूध ज़्यादा आ गया, तो उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा। दूध की क्वालिटी भी कम होती है उसकी। इसलिए हमको खेती में भी लागत कम से कम करके और पूरी पैदावार लेनी है और पूरी गुणवत्ता के साथ पैदावार लेनी है। तो इसके हमको ये संसाधन, पानी का, बीज का, ये पेड़ पौधों का, कंपोस्ट का, ये सारी चीज़ों का ध्यान में रखकर हम करेंगे तो हमारी खेती बहुत अच्छी हो सकती है। और ऑर्गेनिक खेती मैं कहता हूँ, मैं अब जैसे कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ रसायन की खेती करते हैं, उससे मेरे उत्पाद अच्छे आते हैं और अच्छी पैदावार आती है, और साथ में अच्छी पैसे भी जो है ना, लोग चला कर मांग कर ले जाते हैं और पैसे ज़्यादा देते हैं। परंतु मैं बहुत ज़्यादा अपेक्षा नहीं करता कि बाज़ार पे कि ज़्यादा भाव बढ़े, क्योंकि मेरी लागत बहुत कम हो गई। हाँ। सर आपने अभी बताया कि जो अपन फसल की जब हार्वेस्टिंग करते हैं उस टाइम अपने कौन पौधों का ध्यान रखना चाहिए, ये बहुत ही अच्छी बात बताई सर। अभी ये एक सरसों है जो बहुत तेज़ी से उत्तर भारत के अंदर उसकी मांग हो रही है, उसका नाम है RTB 16। उस किसान ने सर ऐसे किया, उसके जो एक पूरी फसल के अंदर कुछ पौधे थे वो अलग दिख रहे थे, और ऐसे ही उनको हर साल छांटते छांटते उन्होंने एक RTB 16 जो सरसों की किस्म है उस नई किस्म का निर्माण कर दिया। और सर अभी अपन पश्चिमी राजस्थान की बात करते हैं, तो यहाँ पर सर अपन बागवानी और जो परंपरागत फसलों की मान लो अगर मिश्रित खेती करती है, तो कौन कौन सी फसल के बीच कौन कौन से बागवानी अपने को लगानी चाहिए? यहाँ आप देखिए बागवानी के अंदर जैसे अनार की फसल जैसे अच्छी होती है, हाँ यहाँ पपीता अच्छा हो सकता है, यहाँ पर अगर सीताफल अच्छा हो सकता है, यहाँ पर गूंदे जो मतलब 4 दिवारी पे लगाते हैं वो अच्छे हो सकते हैं, कैरुंदे अच्छे हो सकते हैं,
मैं तो कह रहा हूँ कि जो खेजड़ी है अपनी, हाँ यदि बाउंड्री पार हो उस पर खेजड़ी, कोमट, कैर और ये भी लगाओ तो ये भी अच्छे आमदनी का आपका आज के विदेशों के अंदर इसकी बहुत अच्छी मांग रहती है और बहुत अच्छे ये होते हैं। जैसे आंवले है, आंवले के अंदर जैसे आंवले की पैदावार से ज़्यादा आपके आंवले के नीचे कोई भी फसल लोगे तो बहुत बढ़िया फसल आएगी। तो आपका आंवला का पेड़ 25-25 फुट की दूरी में लगती है और बीच में बहुत अच्छी फसल ले सकते हैं अपन। और उसकी जो पत्तियां जिस तरह से होती है कि धूप छांव नीचे आती है और उस कारण से किसी भी तरह की फसल ले लो आप, हाँ तो हमको कोई दिक्कत नहीं आएगी और फसल अच्छी होगी। इसलिए हमको ये बागवानी के अंदर भी हमारे यहाँ के जो जैसे मान लो यहाँ आपके पास पानी पर्याप्त है, यदि आपकी ज़मीन है तो आप खजूर भी ले सकते हैं और अच्छी खेती हो सकती है खजूर में भी। हमारे यहाँ का जो बेर है, हाँ बेर की उसकी भी खेती अच्छी हो सकती है, उसमें भी अच्छी वैरायटी ले। तो इन सब में मेरा सबसे ये कहना है कि जो हम एक बागवानी पे एक खेती पर डिपेंड नहीं रह के विविधीकरण जितनी ज़्यादा करेंगे तो मान लो किसी भी कारण से प्रगति का प्रकोप हुआ और एक फसल हमारी ख़राब हो गई, एक हमारी बागवानी की फसल ख़राब हो गई तो आपकी दूसरी फसल हमको पूर्ति कर देगी। क्यों? प्रकृति के प्रकोप से हम प्रकृति हमारे को अच्छा भी देती है और कभी कभी प्रकोप भी कर देती है। बिल्कुल सर। तो इसलिए बढ़ने के लिए विविधीकरण जितना अपनाएंगे, बागवानी हो चाहे खेती हो चाहे किसी में भी, तो हमको बहुत अच्छा रहेगा। और सर कोई जैविक खेती करे उन किसानों के लिए कोई टिप्स देना हो तो? नहीं, किसान जो कर रहे हैं मैंने बताया ना, किसान अपनी नकल नहीं करके और अपने दिमाग से ये निकाल दे कि खेती में उत्पादन कम होगा, हमको भाव ज़्यादा नहीं मिलेंगे। मैं तो कह रहा हूँ लागत आपकी कम होगी, मुनाफा आपकी जेब में पैसा ज़्यादा आएंगे। इसलिए वहाँ के जलवायु के अनुसार फसलें जो भी आपकी होती है उनमें आप देखकर फसल करें। और मैं कह रहा हूँ छोटी सी गंवार की फसल अभी आपने जैसे देखी, इसमें आप ये देखो इस गंवार की फसल से पौधों को खाद मिलता है, बिल्कुल सर, जानवरों को पत्ती को घास मिलता है और फली गंवार के अंदर मतलब मिलता है और उसमें न तो पानी की ज़रूरत है ज़्यादा, न उसमें कोई खाद की ज़रूरत है, न कुछ की ज़रूरत है और आपकी इनकम बढ़ाती है। तो इस तरह से हमको फसलों का सब तरह की अच्छी महंगी फसल, जैसे मान लो मेरे पास मिर्ची की फसल है, हाँ। मैं मिर्ची की फसल लेता हूँ क्योंकि वो 1 एकड़ के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा पैदावार दे देती। पर मैं यदि सारी मिर्ची की फसल ही कर दूँ तो बीमारी का घर हो जाएगा, बिल्कुल और वो नहीं होगा। इसलिए हमको फसल चक्र को अपनाते हुए 3 साल की फसल चक्र अपनाया। एक प्लॉट के अंदर उसी प्लॉट के अंदर उसी वर्ग की, ऐसा नहीं है कि जैसे मिर्ची ली तो मिर्ची की जगह हम वहाँ टमाटर ले लें, वहाँ पर हम भिंडी लें। जिस वर्ग का यदि मिर्ची है उस वर्ग की, उस क्लास की, उसकी मतलब हमको फसल नहीं लेनी है और अदल बदल कर फसलें लेनी है, ऐसा हमको। ये तो किसान ध्यान रखेगा तो जैविक खेती में, ऑर्गेनिक खेती में किसी भी तरह की तकलीफ नहीं आने वाली है। तो किसान साथियों, अभी है जो रतनलाल जी डागा साहब ने बहुत ही अच्छी जानकारी में ऑर्गेनिक खेती की बताई। और अगर इनकी जो विधि से आप ऑर्गेनिक खेती करते हो तो आपको कभी भी ऑर्गेनिक खेती के अंदर नुकसान नहीं होगा। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और जो भी नए किसान हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर ज़रूर कर देना। चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। इनके खेत में हम देखेंगे भांति भांति तरीके के मॉडल लगाए हुए हैं, और ये एक नहीं अनेकों प्रकार की यहाँ पे बागवानी और इनके अंदर मिश्रित परंपरागत फसलें करते हैं, उन सभी के वीडियो भी आपको प्रोवाइड कराएंगे। और जो अपने इन फसलों के अंदर ऑर्गेनिक जो दवाइयाँ बनाते हैं उनका भी वीडियो आपको देखने को मिलेगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।